एमडीकैट सिलेबस के मुताबिक वेव्स एंड ऑसिलेशन के चैप्टर के एमसीक्यूज़, चूँकि इसमें इन्होंने ये दोनों चैप्टर्स कंबाइन किए हुए हैं, उसके एमसीक्यूज़ की सेकंड एपिसोड यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपके माइंड में क्लियर हो कि ये पीएमसी पे टेस्ट एमसीक्यूज़ में हमने चैप्टर वाइज इसकी ये जिस तरह से यहाँ पर ये वाटर मार्क लगा हुआ है ई प्रेप प्रिपेयर डॉट पी के की कोशिश है कि उन्होंने यहाँ पर इनको कंपाइल किया हुआ है चैप्टर वाइज। और ये सीरीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसकी प्रिपरेशन के लिए, एम डी कैट 2025 की प्रिपरेशन के लिए। सो जल्दी से हम अपने सेकंड एपिसोड की तरफ चलते हैं। आगे जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइमली अवेलेबल हों और आप उनसे फ़ायदा ले सकें। तो 15 तक क्वेश्चंस हमने फर्स्ट वीडियो में किए थे पार्ट 1 में। उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा जो नए नए व्यूवर्स हैं उनके लिए। ओके, सो 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट ये है दैट 20 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ मीडियम इन 5 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू पास 1 सेकेंड। बेसिकली यहाँ पर रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, टाइम पीरियड की। तो हम इसका आसानी से सॉल्यूशन करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको कहाँ से मिलेगी कि कितने वेव्स हैं, 20 वेव्स हैं, और उसको टोटल टाइम पे डिवाइड करें 5 सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5 1s are 5, 5 4s are 20 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर मुझे टाइम पीरियड की वैल्यू चाहिए दैट विल बी 1/f, और इसको मैं अगर एक्सटेंड करूँगा सो दैट विल बी 1/4, और 1/4 आपके पास आ जाएगा 0.25 सेकेंड अगर डेसिमल पॉइंट में आपके पास आंसर है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। अदरवाइज़ 1/4 सेकेंड आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस वाले क्वेश्चन ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, करेक्ट कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट इज़ अ पेंडुलम अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अब यहाँ पर यह चीज़ सोचने की है कि जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं सो उधर आप एक बार बार एक ख़ास एक्सप्रेशन को आप ऑब्ज़र्व करते हैं, और वो क्या है, ये कि एक्सेलरेशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, और इसकी डायरेक्शन, ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। साथ में जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और वाइस वर्सा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम। सो इस सिचुएशन में जो, तो ये सिचुएशन आपके पास जो आ रही है ये मैंने मेंशन कर दिया है किसके बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में, कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, ये मैग्नीट्यूड का जिक्र हो रहा है, और ये एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का जिक्र हो रहा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, सो इस वजह से जो सिचुएशन है वो यहाँ पर क्या होगी, पाई रेडियन, मतलब दे विल बी आउट ऑफ फेज विद 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जाहिर है इनकी जो सिचुएशन है वो इनके अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये आता है। सो इस वजह से इनमें जो फेस डिफरेंस होगा, या मतलब एक तरह से अगर मैं यहाँ पर आपको शो भी कर दूँ थोड़ा सा और भी आपकी क्लैरिटी के लिए, लेट्स से या मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, सर्कल में भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन देख सकते हैं, और अगर सर्कल नहीं रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना लें, और उस स्ट्रेट लाइन में कुछ पॉइंट्स जो हैं नॉमिनेट कर दें। लेट्स से ये पॉइंट राइट पे मैंने एक एक्सट्रीम बना दिया है, लेफ़्ट पे दूसरा एक्सट्रीम बना दिया है, और दरमियान में एक मेन पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया है। माई नेम इट एज ए बी, और ये सी हो गया। ठीक है, तो अब जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो हमेशा सी से ए की तरफ या सी से बी की तरफ होगी। दिस विल बी एक्स एंड एक्स। दूसरी तरफ अगर आप एक्सेलरेशन को देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन सी टू ए टू सी या बी टू सी है,
तो ये इस तरह से 180 का इनके दरमियान फेज डिफरेंस बनेगा। तो दैट विल बी, ये पाई नहीं है, ओनली पाई रेडियन है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव इफ द फेज एंगल बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द मीडियम इज 3π/4 एंड दे आर सेपरेटेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बताता हूँ कि आप एक दो पॉइंट्स के दरमियान जो फेज गैप है उसके थ्रू भी आप वेवलेंथ की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, या उससे आपको क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है। इसको ड्रॉ करने के लिए अगर मैं पहले इसकी सोल्यूशन बता देता हूँ, फिर आपको मैं ड्रॉ भी करके दे देता हूँ। तो जहाँ तक सोल्यूशन का ताल्लुक है वो तो सिंपल आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 3π/4 जो फेज़ एंगल है वो एक दूसरे के दरमियान जो डिस्टेंस है उन दोनों पॉइंट्स का वो है 3 सेंटीमीटर। अब इसको आपने यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। ये आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए है कि 1 लैम्डा जो है दैट इज़ इक्वल टू 2π रेडियन। ठीक है, तो आप ज़रा इस लेफ्ट साइड से 2π रेडियन बना लें, आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। ये 3/4 जो है इसको शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे, सो पाई बच जाएगा 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4/3। ठीक है, ये 3 वाला फिगर और 4 वाला फिगर मैंने शिफ्ट कर दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी कि 3 कैंसिल हो जाएगा और पाई जो है दैट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2π, जवाब आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो बात आपकी इसके रिलेशन में ठीक हो गई। आप ज़रा क्वेश्चन को देखें कि जो सिचुएशन है वो बताई क्या गई है। तो वेव पैटर्न में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने रखता हूँ ये एक पूरी वेव। ठीक है, और इस पूरी वेव में ये जो पॉइंट्स आपके पास नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये मैंने ग्रीन स्पॉट्स लगा दिए हैं। ये तो या तो ये मेन पॉइंट पे हैं या एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हैं। और लेट से मैं अगर इसको नाम देता हूँ तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए और बी के दरमियान ये जो गैप है ये किसके बराबर है? π/2 के। ठीक है, और बी और सी के दरमियान भी जो गैप है ये भी π/2 के बराबर है। ठीक है, अब क्या किया गया है कि π/2 और इस गैप को भी हाफ किया गया है। लेट से यहां तक ये वाला हो गया π/4। अब इस π/2 और π/4 को अगर आप ऐड करते हैं, इसका एलसीएम ले लें 4, 2 2s are 4, 2π, 4 1s are 4 पाई, इससे जवाब आ जाएगा 3π/4। मतलब बेसिकली इन्होंने जो लेंथ शो की हुई है वो इस रेड पॉइंट से लेकर इस रेड पॉइंट तक शो की हुई है, जो कि कितने के बराबर है? 3 सेंटीमीटर के। और उसके मुताबिक फिर आपने सोल्यूशन करके सारा जवाब निकाल लिया वेवलेंथ का। दैट इज़, तो मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। सोल्यूशन आपके पास सामने है जो कि 8 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिवील्स दैट द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ये जो आपके पास ऑप्शन है, ट्रांसवर्स वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वेव्स जो हैं मतलब लाइट वेव्स, वो क्या हो सकते हैं? किसी एक स्पेसिफिक प्लेन में पोलराइज हो सकते हैं। वो कोई वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो सकता है, और कोई इंक्लाइन प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक फिनोमेना है जो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के साथ है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के साथ नहीं होता। ओके, Michelson measured the length of standard meter in terms of the wavelength of, ऑप्शंस आपके पास क्या दिए हुए हैं? ग्रीन कैडमियम लाइट, वायलेट कैडमियम लाइट, रेड कैडमियम लाइट, ब्लू कैडमियम लाइट। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो मिकलसन इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट है वहाँ से डायरेक्टली ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि रेड कैडमियम लाइट को यूज़ किया गया था।
इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो कि मौजूदा आपको लगेगा कि ये तो सिलेबस से बाहर हैं, बट कीपिंग इन व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स, तो वन कैन से कि ये इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर ये पीएमसी की थोड़ी सी उस वक्त जो टेस्ट में कुछ इश्यूज हुए थे रिगार्डिंग द मटेरियल और द कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस विच वर आउट ऑफ द कोर्स, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल पीएमसी का सिलेबस, पीएमएनडी का सिलेबस जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम पिछले वाले सही के साथ ही जाएंगे जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था 2023 में। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 9 का पिक किया गया है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ठीक है, वैसे ही जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सॉल्व कर लें। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम ऑकर्स एट थीटा इज 0.25 डिग्री। द वेवलेंथ इज 650 न्यूटन मीटर नैनोमीटर। डिटरमिन द स्लिट सेपरेशन। अब जाहिर इक्वेशन आपके पास है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, जिसमें एम की वैल्यू 2 है, लेमडा की वैल्यू दी गई है 650 नैनोमीटर, ये बातें सही ठीक है अभी तक, और थीटा की वैल्यू है 0.25 डिग्री। अब अगर मैं डी की वैल्यू मालूम करता हूँ, स्लिट सेपरेशन दैट विल बी इक्वल टू एम लेमडा बाई साइन थीटा 2 इंटू 650 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई साइन 0.25, और इस सर्व का जब आपके पास रिजल्ट आएगा सो ये होगा 297,938.998 इंटू 10⁻⁻9। ये 6 फिगर्स हैं। ये हो जाएगा 0.297 इंटू 10⁻⁻3, और अगर इस 0.29 को आप कर लें 0.3 कर लें इंटू 10⁻⁻3, ये -3 को मिली बना लें, सो ये बन जाएगा 0.3 मिलीमीटर। ये कम से कम स्टूडेंट्स के करने का नहीं है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, ख़ासतौर पर एमडी कैट में जब आपके पास अवेलेबल ना हो कैलकुलेटर, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर लिया है जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पीड of sound V is not affected by variation in the pressure of the gas because speed V does not depend on the pressure, speed V does not depend on density, density is proportional to pressure, ठीक है, none of the above। अब इसमें थोड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। V is equal to gamma P by rho, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सो P जो है ये क्या है, प्रेशर है, और रो जो नीचे है ये डेंसिटी है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसके साथ वॉल्यूम जो है, तो मैं यहां पर इंक्रीज लिख लेता हूं, वॉल्यूम जो है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज, और उसका रिलेशन जो है ये क्या है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ के थ्रू है। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी जो है ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम का डिक्रीज डेंसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। सो एक ही साथ अगर आपका प्रेशर आपको बढ़ाना है तो उसके साथ डेंसिटी भी क्या कर लेगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से स्पीड जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। सो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन आपके पास यही बनता है कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ, प्रेशर को आप छेड़ेंगे तो डेंसिटी की वैल्यू भी छिड़ जाएगी, और उस वजह से ये स्पीड को अनअफेक्ट कर देगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट व्हेन स्टैंडिंग वेव इज सेट अप इन पाइप which is open from one end, which of the following statement is true? Sum of the number of antinodes and number of nodes is always even। ये इन्होंने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन आपको मैं यहाँ पर समझाता भी हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। वन नोड है, ठीक है, और यहाँ पर यह बात की जा रही है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ एंटीनोड्स और नोड्स ये हमेशा क्या होगा, इवन होगा। अब ज़रा गौर करें इस बात को, इस तरह से समझें कि हम एक पाइप लेते हैं, ठीक है, और उसको एक साइड से करते हैं बंद। अब इसमें आप वेव्स बना लें। मिसाल के तौर पर पहला जो सेट मैं बनाता हूँ वो आप ये बना लें, जो सबसे पहले वाला है। इसमें आपके पास क्या बन रहा है,
एक नोड बन रहा है और एक एंटी नोड बन रहा है। सो ये क्या हो गया, 1 + 1 2 हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी को आप हटा लें, आप दूसरे वाला बना लें। यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या आता है कि एक आपके पास क्या हो जाएगी, कंप्लीट लूप हो जाएगी इस तरह से। और अब यहाँ पर जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, यहाँ पर एक एंटी नोड आ गया, ये एक एंटी नोड आ गया, ये नोड आ गया और ये एंटी नोड, तो यहाँ पर भी ये 4 आ जाएंगे। सो इस तरह जिस तरह भी आप जितने भी आप करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको इनका सम जो है वो इवन ही मिलेगा। Two tuning forks produce n beats. If one of these tuning fork has the frequency f, then the frequency of the other would be. So n beats बना रहे हैं, ठीक है। सो नॉर्मली जब आप बीट फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं सो वो बराबर होती है किसके, दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बराबर होती है, ठीक है। तो अब अगर हम क्या कर लें कि एक फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो जाहिर है इससे जवाब आपको कौन सा मिल रहा है, एन, जो कि उसने ऑलरेडी कंडीशन में दिया हुआ है। सो अब F1 को आप मिसाल के तौर पर F कंसिडर कर लें, जो कि उसने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। और दूसरा अगर आप n + f करेंगे, ठीक है, तो उससे सोल्यूशन क्या आ जाएगा, f - n - f, ठीक है। तो इसमें आपके इस f से ये f सब्ट्रैक्ट होकर जवाब आ जाएगा -n। क्योंकि माइनस नंबर है तो ये हो नहीं सकता, तो इस वजह से आपके पास करेक्ट ऑप्शन n आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आया हुआ है, और वो इस वाली कंडीशन से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको मतलब ये नेगेटिव से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह कर लें, NF - f, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज ये जो F1 - F2 का डिफरेंस है, ठीक है, ये अगर आप पहले से प्लस माइनस यहाँ पर लगा दें तो आपके पास ये झंझट ख़त्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दैट अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स द स्पीड ऑफ द बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेज, द बॉडी मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, नो, क्योंकि ज़ाहिर ये एक्सेलरेटिंग फोर्स है तो ये तो हो नहीं सकता। द बॉडी ऑलवेज स्लोज डाउन, ज़रूरी नहीं है, स्लोज डाउन भी होती है और इंक्रीज भी करती है स्पीड में, यह भी नहीं हो सकता, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों करती है, बिकॉज द बॉडी एक्सेलरेट्स, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंशन भी कर लेता हूँ कि ये एक लाइन है जिसके ऊपर ऑसिलेशन हो रही है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये पॉइंट्स नॉमिनेट कर लें, ठीक है। ये पॉइंट ए बी ये एक्सट्रीम हो गए, सी, तो इस सिचुएशन में रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा मीन पॉइंट की तरफ होती है, सी की तरफ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर मिसाल के तौर पर सी से ए की तरफ जा रहा है या सी से बी की तरफ जा रहा है तो यह डिसेलरेट होगा, स्पीड में इंक्रीज डिक्रीज आएगा। और अगर ये क्या करेगा, ए से सी की तरफ आएगा या बी से सी की तरफ आएगा तो ये एक्सेलरेट होगा। सो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन होगी, कोई भी स्पीड वगैरह कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ पीरियोडिक वेव the distance between two consecutive crests is known as wavelength. Again, if you need the clarification, तो ये मैंने यहाँ पर वेव एक ड्रॉ कर लेनी है, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, तो मिसाल के तौर पर एक क्रेस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और अगला क्रेस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, एक ए से दूसरा बी से, दरमियान का जो ये गैप है that will be equal to 1 lambda wavelength. Whenever a transverse wave traveling in a rarer medium encounters a denser medium, an incident crests on reflection becomes a trough. यह हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन होगी तो क्रेस्ट ट्रफ के साथ रिप्लेस होगा और ट्रफ क्रेस्ट के साथ, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि डेंसर मीडियम से होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि फेस चेंज इसमें कितना आएगा या डिफरेंस, तो वो आएगा 180 का डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, मिकेलसन शोड दैट द स्टैंडर्ड मीटर वाज इक्विवेलेंट टू, ये भी ऑटोमेटिकली डायरेक्टली डाटा वाला वैल्यू है, 1553.163.5 वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट।
29. Let L be the light source. Its intensity at distance of 3x from L is I. What is the intensity of light at a distance of 2x from the source of light? तो इसमें सिंपल सी रिलेशन है। तो चूंकि इंटेंसिटी और डिस्टेंस का इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, सो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द इनिशियल कंडीशन 3x डिस्टेंस के मुताबिक कि I जो है इट्स प्रोपोर्शनल टू 1/3x स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने डिस्टेंस की जगह 3x लगा दिया है। सो 2x पर क्या हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल टू 1/2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में तो अब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। लेट्स से इसको मैं देख देता हूँ कि आई प्राइम और ये दूसरा पहला वाला हो गया आई। सो आई प्राइम ओवर आई जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2x का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/3x का स्क्वायर। तो ये चूंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर ये इस तरह से आ जाएगा 1/2x का स्क्वायर, और ये वाला उल्टा हो जाएगा, डिवीजन के अंदर डिनोमिनेटर है 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। सो दैट विल बिकम 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। आई प्राइम बाई आई विल बी इक्वल टू 9/4 और आई प्राइम बन जाएगा 9/4 i। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसी के साथ 30th क्वेश्चन जो है वो है, इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स इज इक्वल टू λ/2। अगेन आपकी क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ द डिस्टेंस बिटवीन। अब ये इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि पाइप वाला है या स्ट्रिंग वाला केस है, तो कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ, इसको स्ट्रिंग वाले केस पे ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग की कंडीशन अप्लाई करता हूँ और इसके ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। तो मैं कोई भी आप ये नोड मेंशन कर लें, आप इन दोनों नोड्स की बात कर रहे हैं ए या बी, ठीक है, या बी और सी की बात करें, ए की बात होगी। ए और बी के दरमियान या तो एक क्रेस्ट है या ट्रफ है, दोनों नहीं है। इसी तरह से या इधर एक क्रेस्ट है या ट्रफ है, तो ये हाफ लैम्डा हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडोज डिफ्लेक्शन। ये वैसे तो चैप्टर 9 का है, लेकिन इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तब भी आपको ये क्लियर होना चाहिए है। व्हाट इज एको ऑफ साउंड, बेसिकली क्या है, दैट इज अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और रिफ्लेक्शन कहाँ पर होती है, व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स बैक। और ज़ाहिर है इनका जो ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड का है, जो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड। ओके, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 times than the density of hydrogen. If the speed of sound in oxygen is v, then what is the speed of sound in hydrogen? तो इसमें सिंपल, अगर आप ज़्यादा डिटेल वाली कैलकुलेशन में नहीं भी चाहते, क्योंकि ये 16 टाइम्स है और आप v की जब इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं गैमा p बाई रो में, डेंसिटी डिनोमिनेटर में है, स्क्वायर रूट में है, तो अगर तो जाहिर है ऑक्सीजन में की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। सो v/4 तो हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, 4v हो जाएगा। 4 कहाँ से आ गया, 16 का स्क्वायर रूट। ठीक है, सो ये 4v हो जाएगा। सो द हाइड्रोजन स्पीड, द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन विल बी 4 times एज कम्पेयर टू द स्पीड इन द ऑक्सीजन। ठीक हो गया। When the antinodes are all at their extreme displacements, the energy stored is wholly kinetic, the energy stored is wholly potential, stored in kinetic and potential, the energy stored is wholly chemical. तो चूंकि एंटी नोड्स जो हैं वो अपने एक्सट्रीम पे होते हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल होगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर वो बिल्कुल रेस्ट में होते हैं।
एक्सट्रीम पोजीशन रेस्ट स्टेट है, तो अगर रेस्ट स्टेट है तो वो कौन सी होती है, तो रेस्ट स्टेट इज रिलेटेड टू दी होली पोटेंशियल। अगर ये मीन पे होते हैं तो उसकी क्या होती है, किनेटिक की बात होती है, लेकिन चूंकि एंटी नोड्स की बात हो रही है, नोड्स की नहीं हो रही, सो द एनर्जी ऑन दैट पॉइंट विल बी होली पोटेंशियल। The phase angle between 2 points in a medium is 3 pi by 4. The distance between these 2 points is 20 centimeter. Wavelength की वैल्यू मालूम करें, सिंपल सी इक्वेशन, सिंपल सा रिजल्ट है, 3 pi by 4 जो है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब आप क्या कर लें, पाई को इधर छोड़ दें और ये 4/3 उधर ले जाएं, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल आप इसको 2 पाई कर दें, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि 2 पाई जो है ये एक वेवलेंथ के बराबर है। सो अब आपके पास जवाब आ जाएगा, ये 22 are 40 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 160/3, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने जवाब जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है और मीटर में भी दिया हुआ है, तो अब अगर इसको थोड़ा सा मीटर में भी कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये तो जवाब आपके पास आ रहा है सेंटीमीटर में 160/3, तो 160/3 को मैं क्या कर लेता हूँ, 100 पे डिवाइड कर देता हूँ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और इसमें कैंसिलेशन ये हो जाएगी कि ये 10 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 16/30, ठीक है। और फर्दर ये बन जाएगा, ये 2 8s are 16, 2 5s are, तो ये बन जाएगा 8/15 मीटर। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सो अभी तक ये काफ़ी हैं 35 क्वेश्चंस तक। बाकी जो अगली वीडियो होगी फिर उसमें हम कोशिश करेंगे कि अगले भी 15 या 20 क्वेश्चंस आपके सामने मैं रख सकूं। छोटी छोटी इसलिए वीडियोस बनाता हूं ताकि आपको भी ज़्यादा थकावट ना हो, कम टाइम में आपका एक ख़ास मटेरियल जो है MCQs का सॉल्व हो सके, ताकि फिर अगले मरतबा के लिए नई वीडियो के साथ फिर फ्रेश हों आप। लेक्चर वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। अपने दोस्तों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसकी रीच हो। थैंक यू।